डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो ये टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में और 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और इसका पूरा डेरिवेशन जो है इसमें हम करेंगे। इस वाले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसमें हम पढ़ेंगे, और इंटरफेरेंस की जो फ्रिंजेस बनती हैं उनकी डिटेल हम इसमें पढ़ेंगे, और फ्रिंज विड्थ का जो डेरिवेशन है वो हम इसमें निकालेंगे। तो ये जो आज का टॉपिक जो हमारा इम्पोर्टेंट है दैट इज़ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से पहले हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, या 11th क्लास में भी हमने जब वेव्स वाला चैप्टर, ऑसिलेशंस वाला चैप्टर हमने रीड किया था तो उसमें ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। व्हाट इज़ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू द superposition principle is, according to this principle, at a particular point in the medium, the resultant displacement y produced by the number of wave is the vector sum of displacement produced by each waves. According to this principle, at a particular point in the medium, the resultant displacement y produced by a number of wave is the vector sum of displacement produced by each of the waves y1, y2 and so on, and y is equal to y1 plus y2 plus y3 plus y4 and so on. इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास किसी भी मीडियम में ऐसे ये हमारे पास कोई फर्स्ट वेव है, और ये हमारे पास सेकंड वेव है, ये थर्ड वेव है, और तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मान लो वो डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर ये 3 वेव्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो ये 3 वेव्स क्या करेंगी आपस में, ये सुपर इम्पोज करेंगी, ओवरलैप करेंगी एक दूसरे से। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि इन तीनों के मिलने से जो नई वेव हमारी बनेगी, तो उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, यानी कि इन तीनों वेव के कंबाइन होने से, इन तीनों वेव के सुपर इम्पोज होने से, उनके कंबाइन होने से जो हमारा न्यू डिस्प्लेसमेंट बनेगा उसको हम कहेंगे y, यानी कि इन तीनों वेव के सुपरपोजिशन से हमारी ये जो नई वेव बनी है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक जो y होगा वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट वेव के डिस्प्लेसमेंट के प्लस सेकेंड वेव का डिस्प्लेसमेंट प्लस थर्ड वेव का डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हमारे पास जितनी नंबर ऑफ़ वेव्स होंगी उस तरीके से ये आपस में क्या कर सकती हैं, एक दूसरे से इंटरफेयर कर सकती हैं, सुपर इम्पोज कर सकती हैं। तो ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमारे पास बहुत सारी वेव्स हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें उसका रिजल्टेंट निकालना है, उसका नेट निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा, दैट इज़ द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमारे पास बहुत सारी वेव्स हैं और उनका अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें उसका रिजल्टेंट यानी कि नेट निकालना है, तो वो उनके वेक्टर सम के बराबर होता है, यानी कि पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट प्लस सेकेंड वेव का डिस्प्लेसमेंट प्लस थर्ड वेव का डिस्प्लेसमेंट प्लस फोर्थ वेव का डिस्प्लेसमेंट। क्लियरली ईच अबव कॉन्ट्रीब्यूट्स एज इफ other one is not present. The superposition principle, which was stated first mechanical waves, is equally applicable to the electromagnetic waves. तो ये जो superposition principle होता है, ये इसको हमने किस waves के लिए डिस्क्राइब किया था, इसको हमने मैकेनिकल वेव्स के लिए डिस्क्राइब किया था, और मैकेनिकल वेव्स के साथ साथ ये किसके साथ एप्लीकेबल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी हमारा एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट इसमें फिर यहाँ पे हमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का ये डायग्राम बताया गया है। सुपरपोजिशन में जैसे मैंने बताई है आपको कि मान लो ये हमारी फर्स्ट वेव है, तो ये अगर हमारे पास ऐसे करके अगर ये हम फर्स्ट वेव बनाएं कि ये हमारी एक फर्स्ट वेव है, और इसी के साथ हम अगर हमारी ओवरलैप कर रही है ये दूसरी वेव सेम,
तो ये दोनों वेव क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, ये इसका एम्पलीट्यूड है और ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो दोनों वेव अगर आपकी प्रेजेंट हैं तो ये इंटरफेयर करेंगी। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा डिस्प्लेसमेंट, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो दोनों वेव अगर कंबाइन हो सकती हैं, सेम फेज़ में है ये दोनों वेव्स हमारी, ये दोनों वेव हमारी जो है सेम फेज़ में है, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये y1 का हो गया और ये आपका y2 का हो गया। तो टोटल जो यहाँ पे बना हमारे पास y1 प्लस y2। तो ये है हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि अगर हमारे पास टू वेव्स हैं और टू वेव्स जो हैं वो आपस में कंबाइन कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं या सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा उसको लिख सकते हैं। या इसका एक और एग्जांपल अगर हम दें कि अगर मान लो ये हमारे पास फर्स्ट वेव तो है, ये हमारे पास इस तरीके से है, और सेकंड वेव जो है वो हमारी अपोजिट फेज में है, यानी कि यहाँ पे तो ये इंक्रीजिंग है और यहाँ पे अगर हम इसको डिक्रीजिंग ले लें, यहाँ पे अगर ये इंक्रीजिंग है हम इसका अपोजिट फेज ले लें, ये डिक्रीजिंग हो गया। अब ये डिक्रीजिंग है तो इसको हम क्या ले लें, इंक्रीजिंग ले लें, ठीक है। और फिर ये इंक्रीजिंग है तो हम यहाँ पे डिक्रीजिंग ले लें। तो ये दोनों का जो फेज़ है वो फेज़ हमारा कैसा हो जाएगा, दोनों का जो फेज़ होगा वो हमारा अपोजिट फेज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक जो है ये पॉजिटिव फेज़ में है, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, तो दोनों जो वेव्स हैं वो हमारी अपोजिट फेज़ में हैं। तो उनके इंटरफेयर से फिर ये हमारी कैसी वेव बनेगी, स्टेशनरी वेव, यानी कि क्योंकि एक हमारी ऊपर की तरफ है, एक हमारी नीचे की तरफ है, तो दोनों का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो इस तरीके के इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, यानी कि जिसमें हमारे पास दोनों वेव सेम फेज़ में थी, दोनों वेव, पहली वेव भी हमारी ऐसी थी और दूसरी वेव भी हमारी ऐसे थी, ये सेम फेज़ में है, तो इनके सुपरपोजिशन से कौन सी बनेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और जब वेव हमारी अपोजिट में थी, यानी कि एक वेव हमारे पास ऐसी थी, ये मान लो हमारी अपोजिट फेज़ में है, और ये सेकंड वेव जो थी ये हमारे पास ऐसे है अपोजिट फेज़ में, तो इन दोनों के इंटरफेरेंस से या सुपरपोजिशन से हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, क्योंकि एक वेव हमारी ऊपर की तरफ है और ये आउट ऑफ फेज़ है, तो इनके कंस्ट्रक्शन से हमारा क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहला जो था वो हमारा था कंस्ट्रक्टिव, जिसमें हमारा सेम फेज़ में थी और y1 प्लस y2 बन रहा था, तो वो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, और ये हमारी अपोजिट फेज़ में है, तो इनसे हमारा क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो ये डायग्राम यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स क्या होता है, व्हाट इज़ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। तो क्योंकि टॉपिक ही हमारा क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है कि व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ एग्जैक्टली इक्वल फ्रीक्वेंसी हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम traveled on the same direction and superimpose overlap with each other, then intensity of resultant wave does not remain in the ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स क्या होता है कि जब भी आपके पास दो लाइट वेव्स हैं, ठीक है, और दोनों लाइट वेव्स की क्या खासियत होनी चाहिए कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, और उनका जो फेज़ डिफरेंस है वो भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, और इस तरीके की वेव्स, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव का क्या मतलब है कि जब हमारे पास दो लाइट वेव हैं, दोनों लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल बराबर है और उनका जो फेज़ डिफरेंस है वो भी हमारा कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ट्रेवल्ड इन द सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, और वो सुपर इम्पोज करती हैं और ओवरलैप करती हैं एक दूसरे से, तो उनका जो रिजल्टेंट वेव होगा
वो यूनिफॉर्म नहीं होता, बल्कि उसमें कहीं पे आपके डार्क फ्रिंज बनते हैं और कहीं पे आपके ब्राइट फ्रिंज बनते हैं। तो इंटरफेरेंस क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या हो गया कि जब भी हमारे पास ऐसी लाइट वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इक्वल है और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो भी आपका कांस्टेंट है और वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं और सुपर इम्पोज करती हैं, ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को, तो कौन सा फिनोमिना होता है, तो हमारा कौन सा फिनोमिना होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि जब भी हमारे पास दो लाइट सोर्स हैं और उनमें से अगर हमारी ऐसी लाइट निकल रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी भी इक्वल है और फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट है, तो जब वो ओवरलैप करेंगी तो उनके ओवरलैप से कौन सा फिनोमिना होगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो उनको फिनोमिना से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमिना यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया था कि मान लो ये आपकी फर्स्ट वेव है इस तरीके से, ठीक है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी और इसकी भी फ्रीक्वेंसी जो है ये सेम है इस तरीके से। तो इस तरीके की वेव जब आपकी सुपर इम्पोज करती हैं तो इनके सुपर पोजिशन से या इनकी ओवरलैपिंग से, इनके जो ओवरलैपिंग का फिनोमिना होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है और उनका फेज डिफरेंस भी सेम है और वो सेम डायरेक्शन में जो है वो आपकी ट्रैवल कर रही है, तो जब वो ओवरलैप करती हैं तो उनके बीच में फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव कहते हैं। तो जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव होता है उसमें हमें, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव में हमें ये इस फिनोमेना में जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है वहाँ पे कई जगह जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी बनती है, कुछ पॉइंट्स पे मैक्सिमम इंटेंसिटी बनती है और कुछ पॉइंट्स पे मिनिमम इंटेंसिटी बनती है। बाय द टू आइडेंटिकल लाइट वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाले फिनोमेना में हमने आपको बताया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है। तो जब भी आपकी दो लाइट वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनका फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, जब भी वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं और एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं, तो उनके ओवरलैप के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव कहते हैं। और इस फिनोमिना में, इंटरफेरेंस में कुछ पॉइंट्स पे तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है और कुछ पॉइंट्स पे लाइट की इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम होती है, और इस तरीके के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स एट द पॉइंट्स वेयर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम, तो जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम है वहाँ पे इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो हमारी मिनिमम होती है, कम होती है, उस इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो उस इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जिन पॉइंट्स पे लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होगी उनको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे वेव्स जो है वो हमारी ओवरलैप करती हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाया हुआ है, ये टू वेव्स हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे जो है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाया गया है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस में वही आपको बताना है कि ये हमारी फर्स्ट वेव है और ये हमारी सेकंड वेव है। तो इनकी ओवरलैपिंग से कुछ पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी बनती है, कुछ पॉइंट्स पे मिनिमम इंटेंसिटी बनती है। तो जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी बनती है उनको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं और जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी बनती है वहाँ पे हम उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो जैसे कि ये हमारी जो है ये फर्स्ट वेव है, तो इसमें जो ये दिखाया गया है ये वाली जो है आपकी, इनमें से एक वेव जो है वो आपकी, एक वेव जो है वो आपकी ये फर्स्ट वेव हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट वेव है आपकी इस तरीके से और ये सेकंड वेव है। तो ये दोनों जो है आपकी सेम फेज़ में है। तो इनके सुपरपोजिशन से जो बड़ी वेव बनेगी आपकी वो दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। तो इनके सुपरपोजिशन से जो नई वेव बनेगी आपकी ओवरलैपिंग से
वो ये बनेगी इस तरीके से। तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव हो गया। तो ये जो हो गई ये आपकी रिजल्टेंट वेव होगी, और इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि पहली वेव का एम्पलीट्यूड और दूसरी वेव के एम्पलीट्यूड को हमने इसमें क्या किया है, प्लस किया है। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों सेम फेज में है। तो जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आएगा वो आपका बिग साइज का आएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में था। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फिर यहाँ पे हम इसको माइनस करते हैं दोनों वेव्स को। तो अगर ये फर्स्ट वेव है आपकी और ये सेकंड वेव है, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा। यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट वेव दी गई है यहाँ पे, और ये आपकी सेकंड वेव दी गई है। तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो दोनों को हम माइनस करते हैं, बड़े वाली में से स्मॉल वाला माइनस करेंगे, तो ये इनकी ओवरलैपिंग से ये आपका हम बनेगा। ओवरलैपिंग से जो आपकी रिजल्टेंट वेव बनेगी तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसमें फिर नेक्स्ट इसमें है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसमें हम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स है, इसमें हम देखेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स में हम मिनिमा की कंडीशन निकालेंगे, मैक्सिमा की कंडीशंस निकालेंगे, और जो हमारी इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला जो है हम इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, लेट टू वेव्स की कोई भी हमारा जो सोर्स है, जो हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स के लिए हमारे पास कम से कम कितने लाइट के सोर्स होने चाहिए, हमारे पास कम से कम 2 लाइट के जो सोर्स हैं वो हमारे पास होने चाहिए थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स में। तो लेट द वेव्स फ्रॉम द 2 सोर्सेज ऑफ लाइट, जो 2 सोर्सेज ऑफ लाइट से हमारे पास आ रही है, 2 लाइट वेव्स हमारे पास आ रही हैं, लाइट के 2 सोर्स हैं और उनमें से जो है हमारी लाइट आ रही है। तो मान लो ये हमारा पहला सोर्स है S1 और ये हमारे पास दूसरा सोर्स है S2। तो दोनों में से जो लाइट आ रही है, मान लो इसकी जो लाइट आ रही है वो ऐसे ऐसे आ रही है, पहले वाले सोर्स की जो लाइट है वो ऐसे आ रही है हमारे पास, और ये जो दूसरे वाला सोर्स है इसकी जो लाइट है वो हमारे पास कैसे आ रही है, दूसरे वाले सोर्स की जो लाइट है वो भी हमारे पास ऐसे आ रही है। तो इस तरीके से ये दोनों वेव्स क्या कर रही हैं, ये दोनों वेव्स जो है ये आपस में ओवरलैप कर रही हैं, या फिर हम इनको क्या कहेंगे कि ये आपकी इंटरफेयर कर रही हैं। दोनों लाइट जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं और या फिर इंटरफेयर कर रही हैं। तो इसी में हम देखेंगे कि जिन पॉइंट्स पे मैक्सिमा बन रहा है वहाँ पे कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, और जिन पॉइंट पे मिनिमा बन रहा है वहाँ पे कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, और इंटेंसिटी के लिए हम इसमें फॉर्मूले को निकालेंगे। तो ये बेसिक आइडिया है इसमें कि दोनों सोर्सेज जो हैं वो हमारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी जो ये वेव्स निकल रही हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये भी सेम है, और इनका जो फेज डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट है, और ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। तो ये हमने 2 लाइट के सोर्स लिए हैं, S1 और S2, ये हमने 2 लाइट के सोर्स यहाँ पे लिए हैं। तो पहला सोर्स जो है उससे जो हमारी लाइट आ रही है, पहले सोर्स से जो हमारी लाइट आ रही है y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, और दूसरे सोर्स से जो हमारी लाइट आ रही है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, y2 इज इक्वल टू b साइन ओमेगा t प्लस 5। तो दोनों जो है हमारी साइन वेव हैं। तो पहली वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो a है और दूसरी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो b है। y1 जो है पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट है, y2 जो है दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट है, और इसका जो फेज डिफरेंस है, पहली वेव का जो फेज डिफरेंस है वो ओमेगा टी है, दूसरी का भी ओमेगा टी है, और इनके बीच में फाई जो है वो इनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है कि ए जो है वो पहली वेव का एम्पलीट्यूड है, बी जो है वो दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है, और फाई जो है दोनों वेव्स के बीच में कांस्टेंट फेज एंगल है बाय विच द सेकंड वेव लीड्स द फर्स्ट वेव। यानी कि सेकंड वेव दूसरी वेव से कितने एंगल से आगे चल रही है उसको हम फाई कहते हैं। सेकंड वेव फर्स्ट वेव से कितने एंगल से आगे चल रही है उसको हम फाई कहते हैं। दिस इज़ द कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। तो जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। दोनों की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। y1 की वैल्यू हमने पुट कर दी a साइन ओमेगा t,
और y2 की वैल्यू पुट कर दी b साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसके फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे जहाँ पे था हमारे पास बी साइन ओमेगा टी, तो इसको हमने लिख दिया बी साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस बी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो ये वाला फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब हम यहाँ पे इस वाले उसमें जो हमारी साइन ओमेगा टी वाला फैक्टर है, जो हमारा साइन ओमेगा टी वाला फैक्टर है, इन दोनों को, इनमें से ये जो दोनों टर्म्स हैं इसमें से हम साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम इसमें साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचा ए प्लस बी कॉस फाई साइन ओमेगा टी, और फिर दूसरी टर्म को हमने एज इट इज़ लिख लिया बी साइन फाई कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो अब फिर हम जो हमारा ए प्लस बी कॉस फाई है, जो हमारा ए प्लस बी कॉस फाई है उसको हम क्या लिख लेते हैं ए कॉस थीटा, और जो हमारा बी साइन फाई है उसको हम क्या लिख लेते हैं ए साइन थीटा, क्योंकि हम यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस फाई की जगह हो जाएगा ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास यही फॉर्मूला बन गया है, ये हमारे पास यही फॉर्मूला बन गया है, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ये हमारे पास। तो इसको हम कैसे लिख सकेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है, यानी कि दोनों वेव से पहली वेव हमारे पास ये थी, पहले सोर्स से जो हमारी लाइट आ रही थी वो थी ए साइन ओमेगा टी, और दूसरे सोर्स से जो हमारी लाइट आ रही थी वो थी हमारे पास बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और इन दोनों के, यानी कि पहले सोर्स से जो हमारी लाइट आ रही है वो मान लो ऐसी है, और दूसरे सोर्स से जो हमारी लाइट आ रही है मान लो वो ऐसे है। तो इन दोनों के सुपर पोजिशन से या इंटरफेरेंस से जो नई वेव बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों के सुपर पोजिशन से जो नई वेव हमारी बन रही है वो किसके बराबर है, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो कैपिटल ए है यहाँ पे, जो कैपिटल ए होगा, कैपिटल ए जो है, जो नई वेव हमारी बनी है उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए इज़ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और थीटा इज़ द रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। तो यानी कि दोनों वेव्स में जो रिजल्टेंट फेज डिफरेंस होगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखें, जैसे कि हमें पता है वेक्टर्स वाले फॉर्म्स में हमने किया था, मान लो ये पहला वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, और ये जो रिजल्टेंट है, ठीक है, और रिजल्टेंट जो है किसी भी एक वेक्टर के साथ में अगर थीटा एंगल बना रहा है और दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है अगर वो फाई है, तो हमें पता है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इसके, अगर ये ए है, ये बी है और ये हमारा रिजल्टेंट है ए, तो इनका जो बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे क्या आएगा फाई, क्योंकि फाई जो है वो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया वो ये आ गया कि जो दोनों वेव की इंटरफेरेंस से जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो किसके बराबर आएगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कॉस फाई। और यहाँ पे टेंजेंट थीटा की डायरेक्शन हम निकाल लेंगे, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई। तो ये हमने निकाला हुआ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये हमने 11th क्लास में प्रूफ किया हुआ है। तो यानी कि दो वेक्टर का जो एम्पलीट्यूड होगा वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और फिर जो हमारी इंटेंसिटी होती है, जो हमारी इंटेंसिटी होती है दैट इज़, इंटेंसिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड। यानी कि जो हमेशा इंटेंसिटी होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वेयर, स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड, जो भी एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वेयर की प्रोपोर्शनल किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर डिफरेंट केसेस के लिए कि अगर जो हमारे पहले सोर्स से जो लाइट आ रही है, हमारी फर्स्ट सोर्स से जो हमारी लाइट आ रही है, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी उसको हम क्या लिखेंगे, I1। पहले सोर्स से जो हमारी लाइट आ रही थी वो उसको हमने कैसे लिखा था, ए साइन ओमेगा टी,
तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, ए। तो पहले सोर्स की जो इंटेंसिटी है उसको हम I1 लिख लेते हैं, और ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के हम इसको क्या लिख लेंगे, I1 इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया है। ऐसे ही फिर हम लिख लेंगे सेकंड वेव के लिए। तो सेकंड वेव के लिए जो हमारी वेव थी उसको हमने कैसे लिखा था, बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पे बी इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो सेकंड सोर्स की जो इंटेंसिटी होगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इंटू बी स्क्वायर। यानी कि पहले सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और दूसरी जो इंटेंसिटी है वो बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जो इनकी रिजल्टेंट होगी, जो रिजल्टेंट हमारा निकला है, रिजल्टेंट वेव हमारी निकली है वो ये है। तो यानी कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, कैपिटल ए स्क्वायर के। और या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल आई जो इंटेंसिटी है वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है दोनों वेव के इंटरफेरेंस से जो बनी है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कैपिटल ए है। तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कैपिटल ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसको हम के ए स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई, ठीक है। और फिर इसके अंडर ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसके स्क्वायर को हटा दें तो इसको हम अंडर रूट करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम आई आर को क्या लिख सकते हैं, आई आर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर जो हो गया, यहाँ पे के ए स्क्वायर जो हो गया उसको हमने I1 लिख लिया। फिर के बी स्क्वायर जो है उसको हमने I2 लिख लिया, और ऐसे ही जो 2ab कोस फाई है उसको हमने 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 एंड कोस फाई हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है कि पहले सोर्स से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी ये है, दूसरे सोर्स से जो हमारी लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी ये है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों की ओवरलैपिंग से, तो दोनों के सुपरपोजिशन से जो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी वो किसके बराबर होगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 कोस फाई। और फाई क्या है, फाई इज़ द कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी है वो आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब कोस फाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, जब कोस फाई जो है वो 1 के बराबर होगा, तो ये इंटेंसिटी जो है ये हमारी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो अगर हम इसमें पुट करें, अब यहाँ पे इस वाले में हम देखें तो ये जो कोस फाई है ये हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। ये वाला जो कोस फाई है इसकी वैल्यू इंटेंसिटी, ये वाली इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम होगी जब कोस फाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, +1 के बराबर होगी या 1 के बराबर होगी, ठीक है। और कोस फाई की वैल्यू 1 के बराबर कब होती है, तो जब फाई की वैल्यू किसके बराबर हो, तो जब फाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है। तो कोस फाई की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आनी चाहिए। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब फाई की वैल्यू या तो 0 हो या 2 पाई हो या फिर 4 पाई हो, ठीक है। और फाई की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं कि फाई जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 2n पाई के बराबर होना चाहिए। यानी कि फाई जो है वो हमारा 2n पाई के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम कब आएगी, जब कोस फाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 के बराबर आएगी। और कोस फाई तभी 1 हो सकता है जब फाई की वैल्यू या तो 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो। इस तरीके से फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जनरलाइज करके कि फाई की वैल्यू जो है वो 2n पाई के बराबर होनी चाहिए, और n की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 100 ऑन तक होगी। तो अगर दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस हमारा 2n पाई है, तो हमारे पास कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यानी कि वहाँ पे इंटेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। और अगर हमारे पास फेज डिफरेंस है तो उस फेज डिफरेंस से हम जो है पाथ डिफरेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें फेज डिफरेंस पता है दो वेव्स के बीच में,
तो फेज डिफरेंस से हम क्या निकाल सकते हैं, पाथ डिफरेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो मान लो वो कितना होगा, डेल्टा एक्स होगा। तो डेल्टा एक्स को हम कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास फेज डिफरेंस फाई है तो जो डेल्टा एक्स होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, जो पाथ डिफरेंस है उसको हम निकालेंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करके। फाई को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई के साथ में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर फाई आपका फेज डिफरेंस है और आप उससे पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हो तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए आप लैम्डा अपॉन 2 पाई के साथ फेज डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाई जो है वो फेज डिफरेंस है और डेल्टा एक्स जो है पाथ डिफरेंस है। फेज डिफरेंस का मतलब दोनों वेव्स के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस है, और पाथ डिफरेंस का मतलब दोनों वेव्स के बीच में कितने पाथ का, कितनी लेंथ का डिफरेंस है। तो ये है। तो अगर हमने फेज निकाला यहाँ पे, फेज हमारे पास निकल गया 2n पाई। ठीक है, तो डेल्टा एक्स यानी कि पाथ डिफरेंस की वैल्यू हम लैम्डा अपॉन 2 पाई, फाई की वैल्यू फिर हमने 2n पाई पुट कर दी यहाँ पे। तो 2 पाई से हमारा 2 पाई कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या बची, n लैम्डा। यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास कंडीशन निकल गई कि जो फेज डिफरेंस है दैट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इसको हम क्या बोलेंगे, the condition of constructive interference is that the phase difference between the two waves should be even integral multiple of, ये कैसा है, even integral multiple of पाई या 2 पाई, और इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया इस तरीके से। तो यहाँ पे हम निकाल लिया कि जो हमारा डेल्टा एक्स है, जो हमारा पार्ट डिफरेंस है, वो किसके बराबर आया, एन लैम्डा के, और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो किसके बराबर होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसमें पुट करें यहाँ पे इस वाले इक्वेशंस में, यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारे कोस फाई की वैल्यू 1 हो गई थी। ठीक है, तो कोस फाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 हो गई थी। तो अगर हम यहाँ पे कोस फाई की वैल्यू 1 पुट करें तो जो हमारी इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो किसके बराबर आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये इंटेंसिटी आ रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगी। यानी कि लाइट की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगी। यानी कि जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारा कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे फेज डिफरेंस की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2n पाई के बराबर आएगी, और पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगी, वो n लैम्डा के बराबर आएगी। और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो एम्पलीट्यूड आएगा आई मैक्सिमम, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो यहाँ पे फिर दिया गया हमें द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि दो वेव्स का जो फेज डिफरेंस है वो या तो ज़ीरो होना चाहिए या फिर इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। क्योंकि फाई को हमने क्या लिखा है, फाई को हमने लिखा है फाई शुड बी इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी भी पॉइंट पे दो वेव्स हमारी रीच कर रही हैं और उनके बीच का फेज डिफरेंस या तो ज़ीरो है या फिर इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इवन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू 2 पाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ठीक है, या फिर पाथ डिफरेंस, और क्या होना चाहिए, या फिर पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव शुड बी ज़ीरो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो इसको, क्योंकि डेल्टा एक्स हमारे पास क्या था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमारे पास दो वेव्स आ रही हैं और उन दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस किसके बराबर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसमें।
अगर दो वेव फाई को हमने कैसे लिखा था 2n पाई, ठीक है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे हमारे पास, ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट्स पे हमारे पास दो वेव्स हैं और दोनों वेव्स के बीच का अगर फेज डिफरेंस हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, या फिर उनके बीच का फेज डिफरेंस हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, तो वहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो फेज के लिए हम क्या लिखेंगे, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, और पार्ट डिफरेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो ये कंडीशन है आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब नेक्स्ट हम सेम कंडीशन हमें निकालनी है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि उन पॉइंट्स पे इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम है। इंटेंसिटी यानी कि ऐसे पॉइंट जहाँ पे इंटेंसिटी आपकी मिनिमम है। तो इंटेंसिटी मिनिमम कब हो सकती है, इस वाले फॉर्मूले में अगर हम देखें तो इंटेंसिटी मिनिमम तब हो सकती है जब कोस फाई की वैल्यू किसके बराबर हो, -1 के बराबर हो। कोस फाई की वैल्यू जब हमारी -1 के बराबर होगी तो हमारी इंटेंसिटी जो है मिनिमम होगी। तो अब हम देखते हैं कि कोस फाई की वैल्यू -1 कब होगी। कोस फाई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि वो -1 के बराबर होनी चाहिए, और ऐसा तभी हो सकता है जब फाई की वैल्यू या तो पाई हो, या 3 पाई हो, या 5 पाई हो। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2n-1 फाई, 2n-1 पाई, और जहाँ पे n की वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो अगर दो वेव्स के बीच में हमारे फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 2n-1 पाई है, तो हमारे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि वहाँ पे इंटेंसिटी हमारी क्या होगी, मिनिमम इंटेंसिटी वहाँ पे होगी। तो फिर हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। इसी तरीके से अगर हमें फेज डिफरेंस पता चल गया तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए, अगर उन्हीं के बीच में हम पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए डेल्टा एक्स को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, λ/2 पाई को हम फाई के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि λ/2 पाई, और फाई हमारे पास किसके बराबर है, 2n-1 इंटू पाई। तो जो डेल्टा एक्स है यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपका 2n-1 λ/2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये पाई के साथ आपका ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा 2n-1 λ/2। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 2n-1 λ/2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, दो वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है अगर 2n-1 पाई है, या उनके बीच का पार्ट डिफरेंस क्या है, 2n-1 λ/2, तो इंटेंसिटी हमारी क्या होगी, मिनिमम इंटेंसिटी होगी। और मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम यहाँ पे कोस फाई की जगह -1 पुट करें, अगर हम -1 पुट करें तो हमारे पास इंटेंसिटी हो जाएगी a² + b² - 2ab, ठीक है, -2ab। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारे पास मिनिमम इंटेंसिटी मिली है वो क्या होगी, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग द पॉइंट शुड बी ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि फेज डिफरेंस क्या है, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। फेज डिफरेंस हमारा क्या है, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस किसके बराबर है, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। यानी कि अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट पे दो वेव्स आ रही हैं और उन दोनों वेव्स के बीच में हमारा जो फेज डिफरेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, ओड इंटीग्रल, इसको हम क्या बोलेंगे, ओड इंटीग्रल, ठीक है। 2n-1 है यहाँ पे, तो 2n-1 को हम क्या बोलेंगे, ओड इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। तो फाई को हम क्या बोलेंगे, ओड इंटीग्रल 2n-1, जो है हमारे पास 2n-1 का मतलब हो गया ओड इंटीग्रल, और पाई का मतलब हो गया ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इसको हम क्या इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2n-1, तो 2n-1 का मतलब हो गया ओड इंटीग्रल, फिर मल्टीपल ऑफ पाई,
ठीक है, तो फेज डिफरेंस हमारे पास किसके बराबर हो गया, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और पार्ट डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, पार्ट डिफरेंस को हम बोलेंगे 2n-1 को तो हम क्या बोलेंगे, ओड इंटीग्रल, फिर मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, यानी कि लैम्डा बाय 2 को हम क्या बोलेंगे, हाफ वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा बाय 2 को हम बोलेंगे हाफ वेवलेंथ। तो यही है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, तो किन्हीं भी पॉइंट्स के बीच में हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा अगर दोनों वेव्स का जो फेज डिफरेंस है वो ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, या उनके बीच का पाथ डिफरेंस ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ है, तो हमारा जो होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने देखा कि दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस था दैट इज़ द इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, और जो पार्ट डिफरेंस था, जो हम दोनों वेव्स के बीच का जो पार्ट डिफरेंस था वो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ या इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n है तो n को हम कहते हैं इवन इंटीग्रल, और अगर 2n-1 होता, ठीक है, यहाँ पे n है तो n को हम क्या कहेंगे, इवन इंटीग्रल, और अगर 2n-1 है तो उसको हम कहेंगे ऑड इंटीग्रल। अगर n है तो इसको हम कहेंगे इवन इंटीग्रल, और अगर 2n-1 है तो इसको हम कहेंगे ऑड इंटीग्रल। तो यहाँ पे इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है फेज डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो है इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम इसको क्या कहेंगे, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई और ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 या हाफ वेवलेंथ। तो यहीं पे फिर बताया गया है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि दोनों वेव्स का जो फेज डिफरेंस है वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, और पार्ट डिफरेंस जो है दैट इज़ द ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ जो है वो होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसमें बताया गया है कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पहले सोर्स से जो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है वो है a+b², और दूसरे सोर्स से जो मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है वो है हमारी a-b का होल स्क्वायर। तो दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास a+b का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a-b का होल स्क्वायर। तो अगर हम दोनों को b से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे बन जाएगा a/b+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा a/b-1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम r को क्या लिखें, स्मॉल r को अगर हम a/b लिखें, इसको हम रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड लिखें, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो r+1 का होल स्क्वायर, और मिनिमम क्या जो रेशो आएगा r+1 का होल स्क्वायर अपॉन r-1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम दोनों जो लाइट सोर्स हैं उनकी इंटेंसिटी को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। फिर इसमें यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, 2 लाइट वेव्स फ्रॉम द 2 कोहेरेंट सोर्सेज। हमारे 2 सोर्सेज हैं, दोनों सोर्सेज में से एक सोर्स में से जो इंटेंसिटी है वो I है और दूसरे सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो 2I है। तो वो क्या कर रही हैं, दोनों एक दूसरे एक पॉइंट पे इंटरफेयर करती हैं और दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 60 डिग्री है। तो व्हाट इज़ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। तो फॉर्मूला पता है हमें, यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो पहले सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो I है और दूसरे सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो 2I है, और फाई की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में हम फॉर्मूला पुट कर देंगे I1 + I2 + 2 √of I1 I2 इंटू cos फाई। तो I1 की जगह यहाँ पे I हो गया, I2 की जगह 2I, फिर 2I cos 60 की जो वैल्यू होती है वो हमारी 1/2 होती है। तो इसको सॉल्व करके जो हमारा रिजल्ट निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 4.414 I। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि पहले सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो I है, दूसरे की जो 2I है, दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी उस पॉइंट पे कितनी होगी, तो यहाँ पे हमने निकाल ली कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो हमारी 4.414 I होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है लाइट वेव्स फ्रॉम द 2 कोहेरेंट सोर्सेज। ये दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
इसमें हमें दिया गया है लाइट वेव्स फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज, यानी कि दो सोर्सेज हैं हमारे पास, दो सोर्सेज से जो हमारी इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी का रेशो जो है हमें 64:1 दिया गया है, और वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, इंटरफेरेंस का फिनोमिना प्रोड्यूस कर रही हैं। तो कैलकुलेट द रेशो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा का रेशो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ पे जो हमें लाइट फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज, जो दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो उनकी जो इंटेंसिटी है वो हमें कितनी दी गई है, 64:1, और कैलकुलेट द रेशो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, तो यहाँ पे हमें निकालना है। तो पहले सोर्स की रेशो यहाँ पे हमें दी गई है, रेशो ऑफ इंटेंसिटी, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यानी कि I1/I2 जो है वो हमें किसके बराबर दिया गया है, 64/1 के बराबर। ठीक है, पहले सोर्स की इंटेंसिटी और दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी का जो रेशो है वो 64:1 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1/I2 = 64/1। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट सोर्स की इंटेंसिटी है वो A के प्रोपोर्शनल है, और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, A + B², और सेकंड सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो B के प्रोपोर्शनल होती है, और मिनिमम इंटेंसिटी जो है वो A - B के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें किसकी रेशो निकालनी है, रेशो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हमें पता है जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो किसके बराबर है, मैक्सिमम इंटेंसिटी में हमें यानी कि A + B का स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी है हमारे पास A - B का स्क्वायर। तो ये रेशो हमें निकालनी है, A + B का होल स्क्वायर डिवाइड बाय A - B का होल स्क्वायर। तो A + B का होल स्क्वायर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ये मैक्सिमम है, और A - B का होल स्क्वायर ये हमारी मिनिमम है। तो इसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें A और B की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो फर्स्ट सोर्स की इंटेंसिटी है वो किसके बराबर है, वो A² के बराबर है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, यानी कि जो I1 की वैल्यू अपॉन I2 की वैल्यू जो हमें क्या दी गई है, यहाँ पे 64/1 दी गई है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले वाले की जो इंटेंसिटी है वो A² के प्रोपोर्शनल है, और दूसरे वाले की जो इंटेंसिटी है वो B² के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया कि A की वैल्यू जो है वो 8 है, और B की वैल्यू जो है वो 1 है। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8, और B की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, A + B का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया कि A/B की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 8/1 निकाल ली यहाँ से। तो यहाँ से फिर हम निकाल सकते हैं कि A जो होगा वो किसके बराबर होगा, 8B के बराबर होगा। तो ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका 8B + B का 81B², और यहाँ पे A - B निकालना है, तो दोनों को माइनस करके हमारे पास ये आएगा। तो यानी कि दोनों की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की रेशो होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, 81:49। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, दो सोर्स आपको दिए गए थे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आते हैं। दोनों इंटेंसिटी की रेशो 64:1 है, और आपको मैक्सिमा और मिनिमा का निकालना है। तो हमें पता है मैक्सिमा जो होता है वो A + B² के बराबर है, और मिनिमा जो है वो A - B² के बराबर है। तो यहाँ पे हमें A और B की वैल्यू निकालनी है, और ये हमें दिया गया है, तो यहाँ से हम A और B की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन फिर इसको सॉल्व करके जो आएगा वो ये रेशो आएगी। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको करनी है। थैंक यू।